जखनिया गांव में सुशीला अपने बेटे धनु की शादी मीना से आज से 12 वर्ष पहले कर कर आई थी। धनु अपने पिताजी की पुश्तैनी व्यवसाय धोबी का काम करता था, लेकिन उनकी दरिद्रता जाने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन उसका बेटा दीपू स्कूल से आकर बोला, पिताजी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरी फटी हुई पैंट और शर्ट देखकर बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। टीचर भी कह रहे थे कि कल से यह ड्रेस नहीं चलेगी। ऊपर से जूते भी फट गए हैं। जब तक यह नहीं आएंगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर धनु धोबी कहता है, अरे ऐसे कैसे कोई कह सकता है। स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, ना कि कपड़े दिखाने। फिर दीपू की माँ मीना कहती है, दीपू सही तो कह रहा है। 2 साल से एक ही कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा है। कई बार बोला कि सिर्फ कपड़े धोने से घर नहीं चलेगा, हमें कुछ और धंधा करना चाहिए। फिर धनु धोबी कहता है, भाई मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। हमारे बाप दादा कपड़े धोने का काम करते आ रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। और पढ़ लिख कर होगा क्या, आखिर इसको भी तो कपड़ा ही धोना है। फिर मीना कहती है, क्या कहा, मेरा बेटा कपड़ा धोएगा? देख लेना, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। मैं मेहनत करूंगी और मेहनत करके मैं इसे इसके मुकाम तक पहुंचाऊंगी। अब तक बेटे बहू की तो तू में देख रही सुशीला भी बहस के बीच में टूट पड़ी और बोली, अच्छा तो अब तू काम करेगी? मेरे बेटे को नीचा दिखाने के लिए तू घर घर काम करने जाएगी? कान खोलकर सुन ले, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। दीपू की पढ़ाई लेकर मीना और धनु में बात इतनी बढ़ जाती है कि धनु मीना पर हाथ उठा देता है। फिर मीना कहती है, बस यही देखना रह गया था, अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचने का। अगर यही सिला है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। चल दीपू यहाँ से चलते हैं। तो धनु कहता है, हाँ हाँ जाओ जाओ, बड़ी आई कलेक्टरानी बनाना, इस जिले का डीसी। दूसरे दिन मीना दीपू को लेकर अपने मायके चली जाती है, लेकिन मायके में भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता। आज सुबह सुबह मीना की माँ से गांव के पंडित जी मिलते हैं और कहते हैं, अरे साधना क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? फिर साधना कहती है, प्रणाम पंडित जी, बुढ़ापा अपने आप में ही एक बीमारी है। ऊपर से बेटी मीना ससुराल में लड़कर 15 दिनों से घर में ही आकर पड़ी है। कितना समझाया जाने का नाम ही नहीं लेती। बोलती है अब तो कुछ करके दिखाएगी, तभी ससुराल लौटेगी। तभी मीना घर से निकलकर बाहर आती है और कहती है, प्रणाम पंडित जी। फिर पंडित जी कहते हैं, और मीना तू यहाँ ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? फिर मीना कहती है, पंडित चाचा, दीपू अब हाई स्कूल में चला गया है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि वह पिताजी की तरह धोबी के काम में हाथ बटाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बने। तो पंडित जी कहते हैं, वाह, तुम्हारी सोच तो बहुत ही नेक है, तो इसमें समस्या क्या है? फिर मीना कहती है, पैसे का समस्या पैसे की है, जैसे तैसे हमारा घर चल रहा है। ऊपर से दीपू की पढ़ाई का बोझ हम नहीं उठा सकते, इसीलिए मैं काम करने का निश्चय किया है। पंडित जी कहते हैं, बहुत ही अच्छा सोचा है, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे खाने का कोई जवाब नहीं, शहर में जाकर कोई अच्छे से रेस्टोरेंट पकड़कर शेफ का काम कर सकती हो। फिर मीना कहती है, नहीं चाचा, मुझे गांव से ही कुछ करके दिखाना है, कोई ऐसा काम जो मैं करूं और दूसरों को भी काम दे सकूं। फिर पंडित जी कहते हैं, यह तो और अच्छी बात है, तू तो पापड़ भी बहुत अच्छा बनाती है। देखो मैं तो कहूँगा कि पापड़ उद्योग ही क्यों नहीं खोल लेती। गांव की कई महिलाएं जो बैठी रहती हैं, उन्हें भी काम मिल जाएगा। अपने गांव में दलहन की खेती ज्यादा होती है, आसानी से तुम्हें कच्चा माल भी मिल जाएगा। मीना को पंडित जी का सुझाव पसंद आ गया, वह इस काम को शुरू करने लग जाती है। उधर दीपू नानी के घर में रहकर गलत लड़कों के संगत में पड़कर बदमाश हो जाता है। एक दिन गांव का बदमाश लड़का मोंटी दीपू से कहता है, अरे दीपू, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम यहीं पर हो, बाबूजी ने घर से भगा दिया क्या? तो दीपू कहता है, देख मोंटी, रास्ते से हट जा, सबको अपने जैसा ही समझ रखा है क्या? वह तो मेरे पढ़ने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे,
तो मम्मी बोली कि वह काम करके मुझे पढ़ाएगी। फिर मोंटी कहता है, अच्छा यह बात, तुम्हारे पिताजी कितने दिनों से काम कर रहे हैं भाई? तो दीपू कहता है, मैंने तो उन्हें बचपन से ही नदी पर कपड़े जाकर धोते हुए देखा है। फिर मोंटी कहता है, यानी करीब 15 सालों से तो कर ही रहे होंगे। अच्छा, तो बता अभी तक तेरे पिताजी के पास कितना बैंक बैलेंस है भाई? फिर दीपू कहता है, खाने और अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है और बैंक बैलेंस की बात करके तू मेरा मजाक उड़ाता है। तो मोंटी कहता है, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ यार, तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम करने से कोई अमीर नहीं हो जाता। पैसों के लिए मेरे जैसा स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। हाँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? तो दीपू कहता है, लेकिन हाँ, करना क्या होगा? फिर मोंटी कहता है, अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा झूठ बोलना और सतर्कता से प्लान पर काम करना, फिर तो पैसा ही पैसा होगा तुम्हारे पास। तो दीपू कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो मोंटी कहता है, तो ठीक है, तो पहले तुम्हें घर से ही काम स्टार्ट करना होगा। तुम्हें 500 रुपये घर से चुरा कर लाने होंगे, समझे? दीपू घर पर जाता है, अपनी नानी साधना के बटुए से 500 रुपये निकालकर चुपचाप मोंटी के पास चला जाता है और कहता है, यह रहा मोंटी 500 रुपये, मैंने अपना स्मार्ट वर्क कर लिया, नानी के पर्स से निकाल लिया। फिर मोंटी कहता है, वाह वाह, लेकिन अगर घर में कोई पूछेगा कि क्या पैसे तुमने लिए हैं तो क्या कहोगे? तो दीपू कहता है, कौन सा पैसा, किसका पैसा, कितना पैसा, मैं तो सुबह से घर में आया ही नहीं। तो मोंटी कहता है, शाबाश मेरे शेर शाबाश, अब तुम मेरे स्मार्ट वर्क के सेनापति बन सकते हो। चलो अब मैं तुम्हें अपना प्लान समझाता हूँ। हमें शहर का सबसे धनी सेठ है ना, सेठ जमुना प्रसाद, उनके यहाँ चोरी करनी है। फिर दीपू कहता है, क्या कहा, चोरी? तो मोंटी कहता है, अरे चोरी नहीं रे दीपू, उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं, कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना। तो दीपू कहता है, पर माँ और नानी रात में मुझे आने नहीं देंगी। तो मोंटी कहता है, अरे मैंने पहले ही बताया था कि हमारे धंधे में थोड़ा सा झूठ बोलना और प्लान को सतर्कता से करना जरूरी है। बोल देना कि दूसरे गांव में जागरण है, वही दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। मोंटी और दीपू आधी रात को सेठ जमुना प्रसाद के यहाँ चोरी करने पहुँचते हैं। घर के अंदर घुसते ही दीपू कहता है, मोंटी कुछ दिख नहीं रहा, घर की लाइट जलाऊं क्या? फिर मोंटी कहता है, अबे कमीने, मरवाएगा क्या? चुपचाप कीमती सामान और रुपए को बैग में भरते जा। तभी सेठ को प्यास लगती है और सेठ आवाज लगाता है, गायत्री ओ गायत्री, अरे बहुत जोरों से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। तो गायत्री कहती है, सोने जो मुझे, जाओ किचन में जाकर पी लो। फिर से सेठ कहते हैं, मेरी बाबू मेरी सोना, लाकर पिला दे प्यासे को पानी, पिलाना चाहिए। जो कोई मुझे अभी पानी लाकर देगा उसे मैं 10 लाख का सोने का झुमका दूंगा। इतना सुनकर ही दीपू किचन की ओर जाने लगता है। तो मोंटी कहता है, अरे दीपू इधर क्यों जा रहा बे? अरे किचन में कोई सोना थोड़ी रखता है, उधर चलो, उस रूम में तिजोरी है। फिर दीपू कहता है, अबे सुना नहीं, सेठ जी अभी बोल रहे थे कि उनको जो अभी पानी पिलाएगा वो पानी पिलाने वाले को 10 लाख रुपए का सोने का झुमका देंगे। फिर मोंटी कहता है, अबे मरवाएगा क्या, वह सेठानी से पानी लाने के लिए मना रहा है, बस चल इधर आ। तभी दीपू फर्श पर रखा गिलास से टकरा जाता है और उसकी आवाज सुनकर गायत्री वहां आ जाती है और दोनों को देखकर चोर चोर चिल्लाने लगती है। सेठ जमुना प्रसाद के नौकर आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर सेठ जमुना प्रसाद कहते हैं, इन दोनों नमक हरामों को पुलिस के हवाले कर दो। जब दो दो लट इनके पिछवाड़े में पड़ेंगे तो सारी चोरी चकारी भूल जाएंगे। सेठ जमुना प्रसाद उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। उधर मीना के यहाँ बैंक वाले लोन के लिए निरीक्षण में आए हुए थे। उसी समय पुलिस वाला आकर मीना को बताता है कि उसका बेटा दीपू मोंटी चोर के साथ चोरी करते हुए पकड़ा गया। इतना सुनते ही बैंक ऑफिसर वापस चला जाता है और लोन कैंसिल हो जाता है। मीना गांव के दबंग रणजीत सिंह से अपनी मां साधना के घर को गिरवी रखकर पैसे उधार लेती है। फिर रणजीत सिंह कहता है, देखो मीना, एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर मेरे पैसे सूद समेत 6 महीने में नहीं मिले तो मैं घर पर कब्जा कर लूंगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं। फिर साधना मीना से कहती है,
बेटी एक बार फिर से सोच ले, तू चुकता कर देगी ना पैसे? फिर मीना कहती है, माँ तू कागज पर अंगूठा लगा दे, मैं उनके पैसे 6 महीने से पहले ही सूद समेत वापस लौटा दूंगी। साधना कागज पर अंगूठा लगाती है और अरिजीत सिंह से पैसे लेकर मीना सबसे पहले अपने बेटे को जेल से रिहा करवाती है। फिर दीपू घर पर आता है तो हाथ जोड़कर कहता है, माँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, पढ़ाई करूँगा और बड़ा ऑफिसर बनूँगा। पैसों के लिए तुझे परेशान देख मुझे लगा कि उद्योग शुरू करने के लिए पैसा हो जाएगा। फिर मीना कहती है, हराम के पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं तुझे अच्छा बनाने के लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन सके। मीना गांव की 10 महिलाओं को लेकर पापड़ उद्योग खोल देती है, लेकिन अगले ही हफ्ते बारिश का सीजन शुरू हो जाता है और धूप नहीं निकलने की वजह से पापड़ नहीं बनते। फिर अरिजीत सिंह मीना के घर आता है तो कहता है, मीना मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि हाल चाल पूछते चलो। वैसे 3 दिन से धूप नहीं निकली, पापड़ तो बन नहीं रहे होंगे? तो मीना कहती है, हाँ चाचा, धूप नहीं निकल पाने से अभी पापड़ नहीं बन रहे हैं। फिर अरिजीत सिंह कहता है, 3 महीने हो गए हैं और 1 महीने का सूद भी बाकी है। साधना को अपने साथ लेकर ससुराल चली जाना। तो मीना कहती है, 3 महीने अभी बाकी है चाचा, आपके पैसे सूद समेत मिल जाएंगे। इतना सुनकर रणजीत सिंह वहां से चला जाता है। रणजीत सिंह के जाने के बाद पंडित बद्री प्रसाद वहां पर आते हैं। मीना तुमने जो सैंपल भेजे थे वह दिल्ली की एक कंपनी से अप्रूव होकर आ गया है। 3 महीने में हमें 3 करोड़ का पापड़ का टेंडर मिला है। 80 लाख रुपए एडवांस भी मिले हैं। फिर मीना कहती है, पंडित चाचा सब आपके आशीर्वाद का फल है। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा सुन रहे हो, मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। फिर पंडित जी कहते हैं, अरे बिटिया यह तो सब तुम्हारी मेहनत का फल है, बस अब ज्यादा से ज्यादा पापड़ बनाओ। मीना अपनी टीम में अब 10 की जगह 50 महिलाओं को लगा देती है। संयोग से धूप भी निकल आती है, मीना दिन रात एक कर देती है। महिलाओं में भी नया जोश और जुनून होने के कारण 15 दिन पहले ही टारगेट कंप्लीट हो जाता है। उधर अरिजीत का आदमी रणजीत को कहता है, मालिक सुना है मीना को 3 करोड़ का ऑर्डर मिला है और वह कल माल भेज भी रही है, और ऐसा हो गया तो वह पैसा लौटाकर साधना का मकान छोड़ा लेगी हुजूर। तो रणजीत कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वर्षों से साधना की जमीन पर मेरी नजर थी। कलवा तो कलवा कहता है, जी मालिक हुकुम मालिक। रणजीत कहता है, आज रात जाकर उसके पापड़ गोदाम में आग लगा दो। फिर कलवा कहता है, ऐसा ही होगा मालिक। उधर पापड़ गोदाम में दीपू मीना से कहता है, माँ रात के 12 बजने वाले हैं, चलो अब सो जाओ। फिर मीना कहती है, नींद नहीं आ रही है बेटा, इसमें हम सब महिलाओं की लगन और मेहनत है। कल यह चली जाएगी और हम करोड़पति बन जाएंगे, और हमारे साथ साथ हमारी टीम की महिलाओं का भी काफी जोश बढ़ेगा। इससे थोड़ी देर बाद जब दोनों वहीं सो जाते हैं तो कलवा आकर गोदाम में आग लगा देता है। भागने के क्रम में कलवा गिर जाता है और उसके शरीर में आग पकड़ लेता है। तभी मीना जाग जाती है और कहती है, कौन है वहाँ? अरे आग लग गई, आग लग गई, कोई बुझाओ। इस टीम की अधिकतर महिलाएं वहीं सोई थी। सभी ने जान की बाजी लगाकर आग को बुझा दिया और उधर कलवा को भी बचा लिया। फिर मीना कहती है, कलवा तुम्हारी बीबी को भी मैंने यहाँ काम दिया, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। फिर कलवा कहता है, दीदी मुझे माफ कर दो, रणजीत सिंह के कहने पर मैंने ऐसा किया, मैं उसके खिलाफ गवाही देकर प्रायश्चित करूंगा। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उस कपटी का साथ दिया, मैं रणजीत सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। फिर मीना कहती है, कलुआ काम तो तुमने माफी के लायक नहीं किया, लेकिन हर एक इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। फिर कलुआ कहता है, धन्यवाद दीदी धन्यवाद, मैं आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। कलुआ की गवाही पर पुलिस रणजीत सिंह को पकड़ कर ले जाती है। इधर पापड़ की डिलीवरी होने के बाद मीना की टीम को 10 करोड़ रुपए का पापड़ बनाने का ऑर्डर और मिलता है। जल्द ही मीना जिले की सबसे बड़ी उद्योगपति बन जाती है।
आसपास कई महिलाएं उसकी पापड़ कंपनी में काम करने लग जाती है। उधर धनु को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह मीना से माफी मांग लेता है और वह भी टीम का सदस्य बनकर काम करने लगता है। मीना की सासू भी कहती है, बहू बैठे बैठे मन नहीं लगता, मैं भी इन महिलाओं के साथ काम करूंगी तो मन लगा रहेगा, मुझे भी अपने साथ काम पर रख ले। फिर मीना कहती है, अरे आप तो मेरी सासू माँ हैं, आपको मेरी इजाजत की क्या जरूरत है। फिर मीना की सासू कहती है, भगवान ऐसी मेहनती बहू सबको दे। इस तरह अपनी मेहनत के बलबूते मीना ने दीपू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया और उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।